तो आप सभी का पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हमारा विषय हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास जो थर्ड ईयर ड्यूसोल एवं रेगुलर में लगा हुआ है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसका पेपर 19 मई को है। चूंकि इसका कंटेंट ही इतना सारा है, मुझे इसका प्रयास करना पड़ा कि मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके सामने ला सकूं। हालाँकि आने को तो पहले भी ये वीडियो आ सकती थी, लेकिन जब मैंने इसकी पीपीटी बनाई तो वो गलती से डिलीट हो गई, जिसके कारण मैंने इसकी पीपीटी पुनः बनाई और आपके सामने इस वीडियो को अभी लेकर आया हूँ। हालाँकि अभी आपको लग सकता है कि अभी भी वीडियो लेट है, तो जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब चलते हैं इसके पाठ्यक्रम की तरफ। तो पाठ्यक्रम को समझते हैं। इकाई 1 में हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें हमें मात्र भारोपी भाषा परिवार और आर्य भाषा, और दूसरे में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा की विकास यात्रा को समझना है। आगे हमें इकाई 2 में बोली और भाषा और हिंदी की कौन-कौन सी प्रमुख बोलियां हैं और उपभाषाएं हैं, और हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर। और इकाई 3 में हमें हिंदी भाषा की विविध भूमिकाएं, जिसमें हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में किस प्रकार स्थापित है, राष्ट्रभाषा के रूप में किस प्रकार स्थापित है, और राजभाषा जो सबसे प्रमुख है मेरे हिसाब से राजभाषा के रूप में किस प्रकार स्थापित है, और ज्ञान विज्ञान में हिंदी की क्या मतलब स्थिति है। और इकाई 4 में हमें हिंदी भाषा का नवीन स्वरूप, जिसमें प्रिंट मीडिया की भाषा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा, सोशल मीडिया की भाषा और सिनेमा की भाषा में समझनी है। तो यहीं पर मैंने पीवाईक्यू भी लगा दिया दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप इसके यदि पहले प्रश्न की तरफ गौर करें तो उसमें पहले प्रश्न में भारोपी भाषा परिवार से संबंधित प्रश्न है, और उसके अथवा में ही पहली इकाई से हिंदी भाषा की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। मतलब हिंदी भाषा की विकास यात्रा संबंधित प्रश्न है, अर्थात जो पहला प्रश्न है वो यूनिट 1 से ही संबंधित है। तो इस पहले प्रश्न में कौन सी पॉइंट मिसिंग है, आप देख सकते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। तो ज्यादा चांस है कि इस वाले प्रश्न के इस बार आने के ज्यादा चांस है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा आप। हालांकि मैं करवा ही दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये है क्या। तो आपसे उम्मीद होगी कि आप खुद स्वयं इस प्रश्न पत्र को एनालाइज करके किस प्रश्न पर हमें ज्यादा बल देना है वो आप समझ लीजिए। हालांकि मैं सभी करवाऊंगा, सभी पॉइंट कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं यूनिट 1 की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है भारोपी भाषा परिवार एवं आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी भाषा की विकास यात्रा। तो पाठ्यक्रम बहुत समझ लिया बात है। सबसे पहले चूंकि विषय टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का स्वरूप संरचना में इतिहास, यदि आप भाषा को ही नहीं समझेंगे तो इस विषय को समझने की मूर्खता है। तो पहले भाषा को समझते। देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से निर्मित है, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें जो प्रत्यय लगा है अप और टाप, इसमें दोनों इन प्रत्ययों का योग है, तब जाकर हमें कहीं भाषा शब्द प्राप्त हुआ है। आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी से ही परिचित होंगे, प्रसिद्ध भाषाविद हैं। वो क्या कहते हैं भाषा के संबंध में कि भाषा निश्चित प्रयत्नों के फलस्वरूप मनुष्य के मुख्य अवयवों से निश्रित वह सार्थक ध्वनि प्रतीक है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। ये सामान्य सी परिभाषा है, इसको समझाने का कोई महत्व बनता नहीं है। आगे समझते हैं कि हिंदी शब्द की निर्मिति, आखिरकार हिंदी शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ कैसे हुआ। हालांकि बहुत बड़ा इतिहास है, मैं अभी समझाऊंगा धीरे धीरे, तो आप हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा भौचक्का हो जाएगी, इतना बड़ा इतिहास कि हिंदी यहाँ यहाँ से निकल कर आई है। तो आप इसको दोबारा पुनः वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो समझते हैं। सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति का सीधा संबंध भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली सिंधु नदी से है। सिंधु नदी से है। अब आप इस बात से तो परिचित होंगे कि जो आर्यंस आए थे या पारसी लोग आए थे, वह जब आए तो जो नदी थी हमारे भारत मैप के मध्य, यहाँ पर सिंधु नदी, तो वो लोग स को ह प्रोनाउंसिएशन करते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, जिसके कारण धीरे धीरे हिंदू शब्द कालांतर में बन गया। इसमें प्रत्यय जुड़ गया, इसमें इक प्रत्यय, जिसमें हिंदिक हो गया ये शब्द। हिंदू से हिंदू को हिंदी हो गया, और आगे चलकर ये क का लोप हो गया, क वर्ण का लोप हो गया, फिर हिंदी शब्द हमारे अस्तित्व में आया। ठीक है। इसी प्रकार यूनानी का प्रभाव, यूनानियों ने हिंदी से इंडी और फिर इंडिका शब्द बनाया,
जिससे अंततः इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। और मेगास्थनीज ने भी इस संदर्भ में इसका उल्लेख किया। आप कमेंट में बताइए मेगास्थनीज की रचना कौन सी थी। आगे देखते हैं प्रारंभिक प्रयोग। हिंदी शब्द का प्रयोग समय समय पर अलग अलग रूप में हुआ है। अमीर खुसरो से आप परिचित होंगे, आदिकाल के प्रसिद्ध कवि। जिस मतलब यदि बात करें तो खुसरो ने अपने प्रसिद्ध रचना खालिक बारी में देशी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदवी, हिंदुई शब्दों को खुलकर प्रयोग किया है। तो अगर आप अपने उत्तर में इन प्रमुख नामों का जिक्र करते हैं तो अवश्य ही आपकी जो संख्या है, उत्तर संख्या, वो अवश्य बढ़ेगी कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले इसका प्रयोग करा। फिर शारफुद्दीन यज़दी थे जिन्होंने 1424 में अपने ग्रंथ जफरनामा में इन्होंने भारत की भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का उल्लेख किया। संख्यात्मक प्रयोग यदि देखें तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में हिंदवी शब्द का प्रयोग लगभग 30 बार और हिंदी का प्रयोग लगभग 5 बार मिलता है। यदि आगे देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी इसकी स्थापना के बाद जो गिल क्राइस्ट थे, उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में किया। तो आगे देखते हैं। तो ये तो रहा हमारा शुरुआती परिचय। ये जानना आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे आगे का जानना और महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं कि भारतीय भाषा परिवार और आर्य भाषा है, जिसमें भाषा का मूल और पूर्वजों का संबंध यदि समझे तो कि विविधता हिंदुस्तान में कुल प्रकार यदि देखें तो लगभग 147 भाषाएं या बोली है। ठीक है। यदि बात करें प्राचीन संबंध में तो हिंदी का संबंध एक ऐसी प्राचीन भाषा से है जिसे हमारे और यूरोप वासियों ने यूरोप वासियों के पूर्वज किसी समय साझा रूप से बोलते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो पूरा विश्व है पहले एक ही भाषा का प्रयोग करता था और कहा रहता था। ये आगे समझते हैं कि साझा निवास। यदि इनके निवास की बात करी जाए तो ये यदि बात करें तो जब दोनों के पूर्वज एक साथ या आसपास रहा करते थे, एक ही भाषा बोलते थे। निवास स्थान में थोड़ा मतभेद है, लेकिन देखिए मतभेद किस प्रकार से, कुछ कोई कहते हैं कि हिंदू कुश के आसपास रहते थे, मतलब सभी के सभी जो लोग बोलते थे भाषा। अब ये हिंदू कुश का है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो पर्वत श्रृंखला है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, और कोकेशस एक जगह है, वहाँ रहने का अनुमान है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में रहने का अनुमान है, आर्मीनिया में रहने का अनुमान है। तो इनकी जगह आप देख सकते हैं। लेकिन यदि बात करें सर्वमान्य कहाँ रहने का अनुमान है, वह मध्य एशिया, कि जो दो भाषी थे यूरोप और जो हिंदी निकल कर आई, ये सभी मध्य एशिया से निकल कर गए थे। अभी हम नक्शे के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो निष्कर्ष पढ़ लेते कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके अनुसार हमारे पूर्वज मध्य एशिया में कहीं रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। ठीक है। भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ? देखिए पाश्चात्य विद्वान जो थे, विद्वानों और जो कामता प्रकाश गुरु हैं, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है भाषाविद की दुनिया में। इनके अनुसार संसार के सभी भाषाओं के मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं पहली जो है आर्य भाषा है, फिर शामी भाषा है और तुरानी भाषा है। और याद रहेगा आर्य भाषा से हमारी हिंदी निकली है, संस्कृत निकली है और अन्य भाषाएं निकली हैं। ये और शामी भाषा की बात करें तो इब्रानी, हिब्रू, अरबी, हबशी भाषा प्रमुख थी, और तुरानी से मुगली, चीनी, जापानी और द्रविड़ तुर्की। ठीक इसी प्रकार ये देखें तो पहले के जो विद्वान थे वो इब्रानी या हिब्रू को ही मूल भाषा समझते थे, क्योंकि इसी में बाइबल लिखी गई। लेकिन संस्कृत के ज्ञान के बाद पता चला कि भैया इससे पहले भी कोई एक आदिम भाषा हुआ करती थी। मतलब संस्कृत से पहले भी एक आदिम भाषा है। संस्कृत अपने आप में बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन इससे पूर्व भी एक भाषा थी। तो वह एक रहस्य बन गया हमारे सामने। अगर आगे देखें तो हिंदी भाषा के जन्म की पृष्ठभूमि और पलायन। अब यहाँ पर मेन बातें आती है कि जीवन शैली। मध्य एशिया में हमारे पूर्वज भ्रमणशील थे और पशुपालन करते थे, लेकिन अलग हो गए दोनों के दोनों। किन्हीं अज्ञात कारणों से, हमें पता नहीं है किन कारणों से अलग हुए, लेकिन वो अलग हो गए। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे पता चलता है कि अब इनकी 2 शाखाएं बढ़ गई, एक पश्चिम की तरफ गई, एक पूर्व की तरफ गई। कहने का क्या तात्पर्य है? ये मान लीजिए मध्य एशिया है, ठीक है, मध्य एशिया है। कुछ लोग पश्चिम की ओर चले गए, तो कुछ और पूर्व की ओर चले गए। देखिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप वर्ल्ड मैप बनाना सीख रहे हैं और अपने उत्तर में वर्ल्ड मैप बनाकर ऐसे एरो कर कर कुछ लिख देते हैं, तो जो एग्जामिनर है उस पर बहुत 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 प्रभाव आएगा। तो आप अभी समय है, तो अगर नहीं आता है बनाना तो अवश्य सीख लीजिए। तो पश्चिमी शाखा की ओर जो लोग हैं वो किस रूप में बढ़े कि ये यूरोप की ओर गए, जिससे ग्रीक, लैटिन, ट्यूटोनिक, अंग्रेजी और कोल्टिक जैसी भाषाएं विकसित हुई। और पूर्वी शाखा वाले यदि देखें तो यह शाखा ईरानी व आर्य भाषाओं के रूप में विकसित हुई। ये लोग ऑक्सस और जक्सटार्सस क्षमा चाहूंगा जक्सास्टस
नदियों के किनारे से होते हुए खोकंद, जो ये प्रमुख नाम है, ये रट लीजिएगा, खोकंद और बदख्शा तक आए। अब इनका बंटवारा होता है। भारत आगमन और भाषा विवाद, जो खोकंद और बदख्शा गए, देखिए ये पश्चिम तक गए, अब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पूर्व पे आना है, हमें हमें एंड में जाके हिंदी को ढूंढना है, हिंदी को निकालना है, आखिरकार हिंदी कहाँ से। तो जो पूर्वी शाखा थे, अब इस पूर्वी शाखा में आकर जो खोकंद और बदख्शा पे जो लोग रखे, यहाँ पे भी अलगाव हुआ, यहाँ पे भी लोग बट गए दो समूह में, एक पश्चिम दिशा गए, एक पूर्वी दिशा में गए। ठीक है, पश्चिमी दिशा में जो लोग गए, इस समूह की मुख्य भाषा ईरानी कहलाई, जो आगे चलकर दो उपशाखाओं में बट गई, ये भी दो उपशाखा में बट गई। जो प्रमुख कश्मीरी के उत्तर व आमिर की ओर गई, ठीक है, और एक फारस की ओर प्रस्थान, मर्व, फारस और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान गई। अब यहाँ पर देखिए इसके भी दो प्रमुख रूप से बंटवारे हो जाते हैं, एक पर्जिक भाषा और एक मीडिक भाषा। पर्जिक जिससे आगे चलकर पहलवी फारसी भाषा विकसित हुई, लेकिन जो और जो मीडिक भाषा है, ये जैन, अब ये प्रमुख ग्रंथ है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो जैन अवस्था है वो इसी भाषा में लिखा गया, मीडिक भाषा में। ठीक है, अब हिंदी कहाँ से आती है, ये प्रमुख प्रश्न उठता है कि पूर्वी जो दिशा में निकली, इस समूह का प्रसार, प्रवास मार्ग और भाषाई प्रभाव इस प्रकार रहा कि जो प्रवास रहा वह कंधार से होकर जो काबुल है, काबुल से होकर पंजाब तक आया, और पंजाब में ही जो भाषा वही उस पुरानी संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पुरानी संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, और ये मैप मैंने बना दिया है कि जो मैं बात कर रहा था यही, कि यहीं से जो लोग बट के, कुछ कुछ लोग काबुल होकर कांधार से, मतलब अ, कांधार से, हाँ कांधार से काबुल होकर पंजाब की ओर आए, फिर यहाँ पर हमारी आर्य भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख भारोपीय भाषा और आर्य भाषा परिवार में, जो जिसमें विश्व में कुल 2796 भाषाएं बोली जाती है, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह और भौगोलिक निकटता के आधार पर 13 प्रमुख भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। भारोपीय या इंडो यूरोपियन सबसे बड़ी या सबसे बड़ी परिवार भाषा का नाम सौंप सकते हैं, और इसमें अन्य नाम जैसे इसके किस किस नाम से जाना जाता है, इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार के नाम से भी जाना जाता है, किसको, भारोपीय भाषा परिवार को। और इसमें प्रमुख भाषा कौन कौन सी आती है, प्राचीन संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि। विभाजन की बात करें तो इसमें 10 शाखाएं आती है प्रमुख रूप से, लेकिन जिनमें से दो वर्ग अ, प्रमुख रूप से बटे, जिसमें से सतम वर्ग है और एक कोतुम वर्ग है, एक केतुम वर्ग है, जिनका दोनों का अर्थ ही 100 होता है। ठीक, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लिख रखा है कि उत्पत्ति है लैटिन भाषा, केतुम की बात कर रही है, उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 100। अब देखिए यहाँ पे बंटवारा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर से जरूर अ, याद करिएगा, मेरी यही आपसे उम्मीद रहेगी। बाकी पेपर में आप क्या लिखते हो तो आप जानते ही हैं। सतम वर्ग और केतुम वर्ग, देखिए सतम वर्ग के 4 विभाजन हुए और केतुम के 6 हुए, मतलब 6 निकली भाषाएं निकली। जैसे शतम से निकली पहली, पहले कैतुम की समझ लेते हैं। कैतुम में भैया निकली पहली जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटा हिटाइक, इटालिक। अब देखिए इनकी भी अपनी खास विशेषता है, लिखने को तो मैं वो भी लिख देता, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं। मैं लिखता तो बहुत विस्तृत हो जाता, आप इनका मात्र जिक्र करेंगे तो भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जाम में। आगे देखते हैं भारत ईरानी, अब यहाँ सतम से निकली भैया भारत ईरानी आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अब अल्बानी। ठीक है, लेकिन यदि बात करें तो भारत ईरानी भाषा में एक डॉक्टर ग्रेशन ने इसकी 3 प्रमुख शाखाएं मानी, जैसे इसको ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा, इसका विभाजन करा, और इस भारतीय आर्य भाषा से अभी 3 भाषा निकल गई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो अब जाके खुल रही है हमारी, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए इन तीनों का भी अपने आप में बहुत विस्तृत विभाजन है, ये आगे जो सेकंड यूनिट आई हम उसको उसमें विस्तृत रूप से समझेंगे। तो अभी यहाँ पर आप उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। तो यहाँ पर हमने पहली जो भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार, हमारे पाठ्यक्रम में भी एक ही भाषा परिवार है, किंतु मैंने भी जो 13 प्रमुख भाषा परिवार है उनको लिख दिया, उनकी मुख्य मुख्य क्षेत्र और भाषाएं लिख दी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो दूसरा है वो द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, आप इनको पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर। सेमेटिक या हेमेटिक भाषा परिवार, ओस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, यूराल अल्टाइक भाषा परिवार, बांतु भाषा परिवार, अमेरिकी रेड या रेड इंडियन भाषा परिवार, कोकेशियान भाषा परिवार, सुडानी भाषा परिवार, और ये देखें तो बुशमैन भाषा परिवार, जापानी कोरिया और मलय पोलिनेशियन भाषा परिवार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
पहली यूनिट का पहला ही बिंदु समाप्त किया है, लेकिन पहला बिंदु समाप्त बहुत महत्वपूर्ण था, उसे समझना अच्छे से। मैंने आपको लग रहा होगा बहुत डीप पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन जो महत्व बात है मैंने उसे बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं, पहले ही यूनिट चल रही है, अब इसका दूसरा तीसरा टॉपिक है जिसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा की यात्रा। मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाहूंगा, ये दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं। कैसे? जो ये तीसरा टॉपिक है हिंदी भाषा की विकास यात्रा, इसमें 3 चरण आते हैं प्रमुख, और जो आधुनिक भाषा परिवार है वो इस 3 चरण का तीसरा चरण है। यदि आपको आपके प्रश्न में आता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ये वाला, तो इसमें आप तीनों चरण का तो उल्लेख करेंगे, लेकिन जो तीसरा चरण है उस पर अच्छे से बल देकर लिखेंगे। और जो हिंदी भाषा की यात्रा वाले आएंगे तो उसमें तीनों चरणों पर आपको बल देकर लिखना होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। मैं देखिए दोनों को मर्ज कर कर एक आपके सामने बढ़िया सा उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समझते हैं कि भारतीय भाषाओं के मुख्य रूप से दो परिवार है, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। ठीक है। संस्कृत, अब आर्य भाषा से संस्कृत निकली, जिसके उत्तराधिकारी आगे चलकर हिंदी बनी। अब इस हिंदी की यदि समझे तो आर्य भाषा की स्थिति समझते हैं, भाषा के नाम समझते हैं और प्रचलन की इसकी अवधि समझ लेते हैं, जिसमें मैंने आपको ऊपर उल्लेख करा था कि 3 है, प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है। गलती से मैंने दूसरी यूनिट बोला था पढ़ने को, लेकिन हम इसी में कवर कर रहे हैं इस चीज को, क्षमा चाहूंगा। तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो एक एक करके इन तीनों का समझते हैं। प्राचीन आर्य भाषा है जिसका समय काल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसमें से दो भाषाएं निकली, जिसमें से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के समय काल को देखें तो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत की क्या खास बात है कि भैया इसमें वेदों की रचना हुई, चारों वेद। यदि आपको नाम पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। इसमें ही ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि प्रमुख रचनाएं लिखी गई। लेकिन इस और लौकिक संस्कृत में क्या था, इसमें जो लोकवादी रचनाएं थी, साहित्य, तो वो रचे जा रहे थे, रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि आदि। इन दोनों में अंतर क्या था, मैं यदि स्पष्ट करूं तो वैदिक संस्कृत में आम बोलचाल की मतलब भाषा नहीं लिखी जा रही थी, जन से इतर भाषा जो सामान्य जनमानस को समझ में ना आए, ऐसी भाषा थी। लेकिन लौकिक संस्कृत जो समाज से जुड़ी हुई थी, लोक से जुड़ी हुई थी, तो ये सरलता रूपक बोधगम्य थी। आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसके 4 रूप बटे। 4 में ये जो अवहट है ये अपभ्रंश का ही एक मतलब इतर तो नहीं कह सकते ज्यादा, या ज्यादा समान भी नहीं कह सकते, ज्यादा इतर भी नहीं है, मतलब तो मतलब बिल्कुल सम कक्ष है इसके। पहले आते पाली पे, तो पाली जो है इसका समय काल 500 ईसा पूर्व। देखिए 500 ईसा पूर्व से ये लौकिक संस्कृत खत्म हुई, तो यही यहाँ से पाली शुरू हुई। और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी, और अवहट का 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अवहट के संबंध में एक पंक्ति है जो मैंने लिखी है, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जंपो अवट्ठा। ये किसकी पंक्ति है, यदि आपको मालूम तो जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखें। आप ऊपर अपने उत्तर में अवहट लिख रहे हैं तो इस पंक्ति का अवश्य ही अवश्य उद्धरण करें। अब आगे आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर, जिसमें प्राचीन हिंदी, जिसे आदिकाल भी कहा जा सकता है, आदिकाल का समय का दौर कहा जा सकता है। मध्यकालीन हिंदी, जिसमें भक्तिकाल, रीतिकाल था। आधुनिक कालीन हिंदी, जो भी तक चल रहा है। यदि प्राचीन काल हिंदी के समय काल देखें तो 1100 ईस्वी से 1350, और मध्यकालीन हिंदी का देखा तो 1350 से 1850, और आधुनिक कालीन हिंदी हिंदी की जो 1850 से अद्यतन या अब तक का समय है। आगे का देखते हैं दोस्तों कि अपभ्रंश। अब हम इनको थोड़ा डीपली देखते हैं, जैसे डीपली इन द सेंस पाली प्राकृत अवरंत, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पाली जो थी बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा थी, और इसी में त्रिपिटक की रचना भी हुई। और जो प्राकृत है इसी में जैन धर्म की मतलब मुख्य भाषा है ये, और इसमें जैन साहित्य लिखा गया है, तो मोटी मोटी इसकी बात है। अपभ्रंश की हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अपभ्रंश की जो ये बोली और ये उप भाषा मैंने बंटवारा करा है, इसे मैंने आगे जाकर और अच्छे से डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन इसमें भी आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी नहीं आएगा। देखिए पहली जो अपभ्रंश थी वो शोर सैनी अपभ्रंश, जिसमें जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी निकली। और अर्धमागधी, जिसमें पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी प्रमुख है।
मागधी में बिहारी, और जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगाली, ओडिया, असमी प्रमुख है। खस से पहाड़ी हिंदी, जिनमें कुमाऊनी और गढ़वाली प्रमुख है। प्राचड़ में सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी और पेशाची लहंदा पंजाबी प्रमुख है। ठीक है, अब ये प्रमुख चीज है कि जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उन्होंने जो अपभ्रंश का समय काल है वो 500 ईस्वी माना, और नामवर सिंह ने 700 ईस्वी माना। सर्वमान्य रूप से तो नामवर सिंह की 700 ही चलता है, अब देख लीजिएगा। और अब आते हैं प्रमुख रूप से। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो तीसरा मैंने बंटवारा करा, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो समझते हैं अच्छे से। दोस्तों देखते हैं आगे, जैसे आप देख सकते हैं जिसमें प्राचीन हिंदी, जो आदिकाल के समय दौरान की हिंदी रही, इसमें 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का रहा। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें हम तीन रूप से विशेषताओं को समझेंगे हर भाषा में। ध्वनि के रूप में क्या विशेषता है आई, व्याकरण के रूप में क्या थी, और शब्दकोश के रूप में थी। तीन प्रमुख देखेंगे। तो पहले देखते हैं इसकी ध्वनि के रूप में क्या विशेषता थी। इसमें आप देख सकते हैं अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, लेकिन इसमें प्राचीन हिंदी में 2 नए स्वर आ गए, अय और औ। ठीक है, व्यंजन ध्वनियों में अड़ और अढ़ का विकास विकास हुआ। न, ल, र और स जैसी ध्वनियों का प्रयोग अधिक होने लगा। और व्याकरण की बात करें तो यह भाषा अपभ्रंश से अलग होकर वियोगात्मक होने की दिशा में बढ़ी। विभक्ति की जगह परसर्गों का प्रयोग होने लगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं इसको सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे संस्कृत भाषा में आप लिखते हैं, तो आप लिखते हैं परसर्गों का प्रयोग करते हैं। परसर्ग आपको पता होगा, जैसे विसर्ग लग जाता है। राम लिखा है तो रामः लिखा। अब आगे चलकर इसे और सरल बनाने के लिए क्या किया गया, परसर्ग हटकर यहाँ पर कोई रूप ले लिया, जैसे राम ने। ठीक है, इन्हें बोलते परसर्ग। राम ने, राम को, राम से। तो ये जो विसर्ग है ये हट गया, तो आगे चलकर इसका लोप होने लग गया, तो जो इसकी व्याकरणिक विशेषता भी रही। अब शब्द भंडार में देखो तो तद्भव शब्दों की प्रधानता रही। स्वदेशी या देशज शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा, बढ़ा, क्योंकि अब आदिकालीन है, अपनी आ, समाप्ति की ओर है। और जो भक्ति काल है अपनी शेषवावस्था में, जिसमें हम कह सकते हैं भक्ति काल है, तो भक्ति काल आया तो फिर बाहर का क्रांति भी आए, तो जिससे बाहरी भाषा का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पढ़ते हैं मध्यकालीन हिंदी में, जिसमें भक्ति रीति, जिसका समय 1350 से 1850 ईस्वी रहा। इसमें ध्वनिगत क्या विशेषता रही, शब्दों के अंत में आने वाले अ स्वर का लोप होने लगा। उदाहरण के लिए रामू या रामा का उच्चारण अब बदलकर राम रह गया। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भाषा का व्याकरण और अधिक सरल और स्थिर होने लगा, क्योंकि ये जन सामान्य तक साहित्य पहुंचाना था, तो सरल करना ही इनकी मजबूरी कह सकते हैं। हिंदी पूरी तरह वियोगात्मक बन गई, जैसे मैंने कहा, परस्वरों का और प्रयोग होने लग गया, उसमें विसर्ग घटने लग गए, वियोगात्मक होने लगी। शब्द भंडार में देखें तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग फिर से बढ़ने लग गया, क्योंकि भक्ति काल और रीतिकाल इसी दौर में रहा। विदेशी शासन के कारण अरबी और फारसी शब्दों का आगमन हुआ। उदाहरण के लिए कागज, जमीन, हुजूर, गुफ्तगू। ऐसे उदाहरण आप जरूर लिखिएगा उत्तर में, प्रभाव छोड़ते हैं एग्जामिनर पर। आगे देखते हैं आधुनिक कालीन हिंदी में, तो 1850 से अद्यतन अब तक। इसमें ध्वनि की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा और प्रभाव के कारण एक नई ध्वनि ओ का आगमन होने लगा। इसमें उदाहरण देखें तो कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी। अब इनका होने लगा है, देखो साहित्य में लोग, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे वही ऐसे बोलते थे, लेकिन निम्न वर्ग को देख लीजिए, आप बिहार साइड चली जाइए, यदि आप बिहार से, तो आप जानते होंगे वहाँ पे कॉलेज को कॉलेज बोला जाता है आज, डॉक्टर को डॉक्टर, ऑफिस को ऑफिस, कॉफी को कॉफी। तो वो अभी भी जो इस शब्द का प्रयोग है, जो अंग्रेजी की देन है, इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो ओ को आ ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अब इसकी व्याकरणिक विशेषता देखें तो वाक्य संरचना में विराम चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग शुरू हुआ, और हिंदी में केवल दो ही लिंग रह गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग का लोप हो गया, और खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं शब्द भंडार में। शब्द भंडार में क्या है भैया, अंग्रेजी शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उदाहरण जैसे ट्रेन, स्टेशन, पेन, स्कूल। हिंदी अब केवल साहित्य की नहीं, बल्कि वाणिज्य, विज्ञान और विधि लोक की भाषा बनकर उभर कर आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया अच्छे से पहले यूनिट। अब बढ़ते हैं सेकंड यूनिट पर। उम्मीद है आपको फर्स्ट यूनिट तक अच्छे समझ आई होगी, सेकंड यूनिट भी ऐसे ही अच्छे समझ में आएगी। अब समझते हैं, देखिए सेकंड यूनिट में हमें जैसे पढ़ना था भाषा और बोली, और हिंदी की प्रमुख बोलियां इत्यादि। तो पहले समझते हैं भाषा और बोली क्या है। देखिए, भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि
समाज भाषा वैज्ञानिक मतलब सोशियो लिंग्विस्टिक है। और भाषा और बोली के मध्य मूलतः सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के अंतराल होने के बावजूद भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा और बोली का यथासंभव निश्चित स्वरूप तय किया जाने लगा। आवश्यक है मतलब अगर यदि बात करें तो बोली से भिन्न भाषा की निम्न क्या श्रेष्ठ है? आखिरकार बोली में ऐसा क्या नहीं है जो भाषा में? देखते हैं। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है भाषा में। बोली में होती होगी लेकिन इसकी कोई अपनी लिपि नहीं है तो साहित्य रचना भी कम ही होती है। और इसमें धार्मिक श्रेष्ठता होती है। धार्मिक श्रेष्ठता से क्या अभिप्राय है? जैसे आप उदाहरण से ऐसे समझिए, आप मध्यकाल में देख लीजिए। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी, राम भक्ति काव्य धारा थी। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दौरान ब्रज उसमें चलती थी और राम भक्ति काव्य धारा में अवधि का ज़्यादा प्रचार था। तो धर्म के प्रचार के कारण उन भाषाओं को भी बल मिला। चूँकि अ, चूँकि भाषा को बल मिला, तो वह भाषा की श्रेष्ठ में। लेकिन आज के दौरान देख लीजिए, जो ब्रज भाषा इतनी पुरानी रह चुकी है, वो आज बोली बन चुकी है। और जो खड़ी बोली है, हालाँकि बोली कहा जाता है लेकिन बोली नहीं है, वो भाषा है आज के टाइम पे। तो खड़ी बोली एक प्रतिष्ठित भाषा का रूप निभा रही है। आगे देखिए सामाजिक श्रेष्ठता मतलब रोज़गार में अगर वो उस भाषा का प्रयोग है तो भाषा है वो। शिक्षा में, बाज़ार में, वाणिज्य में, राजनीतिक श्रेष्ठता में इत्यादि मामलों में आप देख सकते हैं। अब भाषा और बोली में अंतर क्या है ये देख लेते हैं एक बार। आप परिप्रेक्ष्य यहाँ पे देखिए बोधगम्यता के रूप में जो देखेंगे भाषा 2 अलग-अलग भाषाई प्रयोग की बोधगम्यता अपेक्षाकृत कम होती है। इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे बोली एक ही भाषाई क्षेत्र की 2 बोलियाँ सहजतः बोधगम्य होती है। कहने का आशा है मान लीजिए 2 बोली हैं किसी एक क्षेत्र की, तो कहीं आपस में बहुत ज़्यादा ऐसे चांस हो गए थे सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हो। जैसे आप भोजपुरी और मैथिली में कितना अंतर ढूँढ लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन 2 भाषा ले लीजिए तो बहुत अंतर मिल जाएगा। अंग्रेज़ी और हिंदी में बहुत अंतर है। हिंदी और तेलुगु में बहुत अंतर है। तो वहाँ पर आपकी बोधगम्यता शून्य हो जाती है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भाषा की में प्राय बहुत विस्तृत होता है और बोली में सीमित होता है। ये तो कोई समझाने लायक पॉइंट है नहीं, आप समझ गए होंगे यहाँ पे। भाषिक विकास की बात करें तो भाषा इस दृष्टि से भाषा बोली की तुलना से अधिक विकसित होती है। नए भौगोलिक तथा वैचारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण विकास के उच्च स्तर की प्राप्ति होती है यहाँ पर। और बोली भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग से होता है। उम्मीद है आप यहाँ पे समझे होंगे। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसके परिप्रेक्ष्य से समझे तो प्रायः भाषा एक निश्चित तथा सुगठित व्याकरण होता है भाषा के पास। और भाषा के संबंध में व्याकरणिक शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है ताकि उसमें गलती ना हो। लेकिन बोली में ऐसा कोई सिद्धांत या सिस्टम नहीं है। निश्चित व्याकरण नहीं होता बोली में और बोली में शुद्धता या अशुद्धता की कोई चिंता नहीं होती। मानकता के इस क्षेत्र में देखा जाए तो भाषा निश्चित तथा मानक स्वरूप है, लेकिन भाषा में मानकता का अभाव है। लिपि की बात करें तो निश्चित लिपि है भाषा में, लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों में प्रयुक्त है ये। लेकिन जो बोली है, प्रायः इसकी मौखिक रूप में ही प्रयुक्त ये होती है, इसकी कोई लिपि अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं होती है। और शासकीय मान्यता यदि देखें तो भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त होती है लेकिन बोली को नहीं होती है। और प्रयोग के क्षेत्र में देखें तो भाषा, शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, कला, संस्कृति, पत्राचार, विज्ञान, राजनीति आदि का सक्षम माध्यम होती है। और जो बोली होती है वह जीवन के साधारण पक्षों के अतिरिक्त विशेष पक्षों की अभिव्यक्ति में समृद्ध नहीं होती, शिक्षा, विज्ञान आदि का माध्यम नहीं बन सकती। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। अब वो टॉपिक हो गया अपना। अब हिंदी की बोली जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ये एग्ज़ाम में इस बार नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा चांस इस बार आया तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हिंदी की बोली और उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए हिंदी की बोलियाँ हिंदी एक आर्य भाषा है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ। संस्कृत से क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वट तथा आधुनिक आर्य भाषाएँ जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मसलमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी जैसी विकसित हुई। अब इसकी देखिए मैंने वर्गीकरण यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक अलग सी जगह यहाँ पे कुछ लिखने का समझाने का प्रयास किया। जैसे मैंने जो भाषा है उनको डब्बे से डिनोट करा है। उपभाषा को ऐसे एरो लगाया है और बोली के नीचे से ऐसे लाइन खींची है। तो उम्मीद है आप समझेंगे। देखिए अपभ्रंश है। इससे कुछ प्रमुख जो भाषाएँ निकली है मागधी, अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरशनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और राजस्थानी अपभ्रंश। तो मागधी से जो उपभाषा निकली वो तो बिहारी हिंदी,
अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी निकली और खस से पहाड़ी हिंदी निकली। राजस्थानी से बोली ही निकली है ये, कोई भाषा नहीं निकली। जैसे आप समझते हैं इनकी बोलियों को। जैसे बिहारी हिंदी जो उपभाषा है, इससे 2 बोलियाँ निकली, भोजपुरी और मगही, ठीक है? और मैथिली भी। और जो अंगिका है, इसे उपबोली का मतलब की श्रेणी में रखा जाता है अभी, ये भी बोली की श्रेणी में धीरे-धीरे बढ़ रही है। अर्धमागधी देखते हैं, इससे भैया 3 बोलियाँ निकली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी से सबसे ज़्यादा बोलियाँ निकली है। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्खनी को माना नहीं जाता है, वैसे फिर भी मैंने लिख दिया, आप इसे ज़रूर लिख दीजिएगा, दक्खनी। प्रमुख रूप से 5 ही थी इसमें। आगे देखते हैं खस, जिसमें पहाड़ी हिंदी में से निकली कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी से देखें तो भैया मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी या ढूंढानी। अब यहाँ पर आपने वर्गीकरण को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक मुख्य बात क्या आती है मालूम है? कि यदि आप इसे मैप बनाकर, नक्शा बनाकर अच्छे से अपने एग्जाम में उतारेंगे, तो यकीनन एग्जामिनर पर आप अन्य की तुलना में अधिक प्रभाव वो छोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर मैप भी आपके सामने रख दिया, जो बोली है उसके क्षेत्र को डिनोट कर दिया है। जो बोलियां नहीं समझने आने लायक थी, मैंने उसे लिख दिया है। ऐसे आप, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब देख लीजिए, जो कुमाऊनी है वह प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में आ रही है, जो आपका उत्तराखंड है। और ये कुमाऊनी गढ़वाली है, पंजाबी है, पंजाबी ले ले या हरियाणी ले ले, मारवाड़ी, मालवी, गुजराती, सिंधी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया और छत्तीसगढ़ बांग्ला, मगही, बघेली, मैथिली, भोजपुरी और अवधी, असमिया आदि इत्यादि, वो ये बोली है प्रमुख रूप से। अब यहाँ पर उपभाषा भी मैंने लिख दी है। देखिए, ये जो तरीका है, ये आप अपने एग्जाम में जरूर यूज करिएगा। जो पूर्वी हिंदी है, मैंने उसे इन डॉट डॉट बनाकर डॉट करा, मतलब ये है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को ऐसे लाइन खींच खींच के डिनोट करा है, मतलब ये है पश्चिमी हिंदी की क्षेत्र। और जो बिहारी हिंदी है, उसे ऐसे डब्बा बना बना के डिनोट कर रहा है, मतलब ये रहा बिहारी हिंदी। और जो पहाड़ी हिंदी है, उन्हें ऐसे, और राजस्थानी हिंदी को इस प्रकार से। तो आप, मेरी आपसे मतलब गुजारिश रहेगी, इन मैप का जरूर यूज करें अपने उत्तर लेखन में, ये अधिक प्रभाव छोड़ेगा। अब इनकी विशेषताओं को अच्छे से समझ ले। जो बोली है, इनकी विशेषता तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उनके क्षेत्र कौन से हैं तो समझते हैं। देखिए, जो राजस्थानी हिंदी है, इसमें प्रमुख रूप से मारवाड़ी, जयपुर और मेवाती और मालवी आती हैं जो बोली है। इनकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। देखिए, सब मैक्सिमम में सेम है, इसलिए मैंने इनको तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया। अब देखते हैं मारवाड़ी, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसमें जो अड़ह वर्ण है बहुला, मूर्धन ने अड़ह का प्रयोग, जैसे बाल का बाढ़ और जल का जड़ा। अणा का प्रयोग न, मतलब न के स्थान पर अणा का प्रयोग होने लगे। गाना का गाना, चलना का चलना, आप सुनते होंगे राजस्थानी, यदि आपने राजस्थानी आपको कोई मित्र हो तो। ओकारांतता इसमें देखने को मिलती है, जैसे आतो, देखो, चरणों। विभक्ति को के स्थान पर ने और से के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। सर्वनाम इसमें बात करें तो मारे, थारे, थारो, कोण, जीर्ण, जन, तू इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जयपुरी, मेवाती और मालवी के देखें तो इसमें जो क्षेत्र हैं, वो जयपुर, अलवर, भरतपुर, उज्जैन, इंदौर है। जयपुर में अणा के स्थान पर नर, वही वाली बात है, मने, तूने, वाने। मालवी जो है दीर्घीकरण हुआ, इसमें शब्द के आदि अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण, लकड़ी का लाकड़ी, कपड़ा का कापड़ा। मालवी स्वर में अ और औ के स्थान पर ए और ओ का प्रयोग होने लग गया। मालवी सर्वनाम में के, कोने, के, इनका ये सर्वनाम है। अब आती है बिहारी हिंदी, जिसमें यदि बात करें तो मैंने प्रमुख ली है भोजपुरी, बाकी नहीं ली है, वो भी प्रमुख है। हालांकि सम कॉमन है ज्यादातर, तो मैंने उसको नहीं लिखा है। यदि बात करें तो भोजपुरी तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, भोजपुरी, ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। अणा के स्थान पर अणा, सॉरी, अणा का प्रयोग ही नहीं होता है भोजपुरी में। र के स्थान पर ड़। आप सुनते होंगे, आपको कोई मित्र बोलता होगा सड़क, तो वो सड़क नहीं सरक बोलता होगा, तो अड़ा का वहां पे र में परिवर्तित कर देते हैं वो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, थोड़ा को थोड़ा करके बोलते हैं। ह का प्रयोग है श के स्थान पर ह, जैसे निश्चय का निश्चय, रास्ते, राहते। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अपनी संस्कृति बहुत विशेषता है, बहुत खास बात है। अगर आप में मतलब इतना आपकी मतलब अलग ही विशेषज्ञता है।
आप स्वयं को गौरवान्वित इस प्रकार से कह सकते हैं, आपका भी अपना अपना एक गर्व है। भाषा, संस्कृति ये सब और क्या है, हमारा गर्व ही तो है। आगे देखते हैं संध्यक्षर। ए, ओ का उच्चारण ऐ, औ, पैसा जैसे गौना। संज्ञा रूप में 3 रूप मिलते हैं, घोड़ा, घोरवा, घोरुआ। स्त्रीलिंग में इकारांत और इकारांत संज्ञा जैसे राती और धरनी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और पूर्वी हिंदी में देखें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी समझते हैं। अवधि में यदि देखें तो लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव जैसे क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। आदि में बोली जाती है। प्रमुख क्षेत्र ये हैं। इसकी विशेषता देखिए तो ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन जैसे अणा का न, अड़ा का र, व का ब, श का स का स, कोण का कोण, साड़ी का साड़ी, वदन का बदन। संध्यक्षर ए, औ का ऐ, औ, ऐसा का ऐसा, औरत का औरत। उकारांत ये देखिए तो रामू, दिनू। संज्ञा प्रत्यय जैसे इया और इवा लगाना। किताब का किताबिया, स्कूल का स्कूलवा। बहुवचन न, अन, नह प्रत्यय जोड़ना। बात का बातें, सखी का सखियन। मैं देखिए तुरंत तुरंत पढ़ रहा हूँ क्योंकि समझाने लायक कोई चीजें नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं अभी। आगे देखते हैं बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। क्षेत्र रीवा, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। बघेली ब देखिए तो व के स्थान पर ब जैसे आवा का आवा प्रयोग होता है। और घोड़ा का घुआड़वा, घुआड़। और छत्तीसगढ़ी ये देखिए छत्तीसगढ़ी महाप्राणीकरण। दौड़ का दौड़, कचहरी का कचहरी। और छत्तीसगढ़ी ध्वनि में स का छ हो जाता है, ल का र, ब का व और ज का ज, ब व का ज जैसे सीता का छीता, बालक का बारक। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और पश्चिमी हिंदी में प्रमुख है जैसे ब्रज भाषा। इसमें क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मेदिनीपुर और एटा में बोला जाता है। और ओकारांतता में देखें तो आया, आयो, चलेगा, चलेगो, होता, होतो। ध्वनि देखें तो र अड़ा में परिवर्तित होता है तथा ण न में परिवर्तित, परेगा पड़े, बाण का बाण। अल्प प्राणीकरण देखिए सब कॉमन बिंदु है, आप समझ रहे होंगे। आप अगर सुनते आए हो शुरू से तो सब कॉमन बिंदु, बस आपको लॉजिक लगाने कहाँ अणा का अरा हो रहा है और कहाँ र का अड़ा हो रहा है, कहाँ न का अणा हो रहा है, कहाँ अणा का ना हो रहा है। अल्प प्राणीकरण। उम्मीद है आप ये सब लिख रहे होंगे, कॉपी किताब खोल कर बैठे होंगे। अल्प प्राणीकरण महाप्राण को अल्प प्राण करना, साहूकार का साहूकार, मुझ का मुझ। पुल्लिंग अंत में जैसे यदि एक बात करें तो पुल्लिंग एक वचन के अंत में उ आता है, मालू, कालू। ठीक है। खड़ी बोली। अब देखो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरबी भी है, आपको याद होगा। क्षेत्र इसके मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली है। अब खड़ी बोली में प्रमुख साहित्य की रचना होती है, आप इसको तो मतलब भूल ही नहीं सकते। अकारांत मतलब चढ़ता, इसमें अकारांत होते हैं। अब देखिए मैं बार बार इनका उपयोग कर रहा हूँ, अकारांत, उकारांत, इकारांत। इसका मतलब क्या है, मतलब जो शब्द है उसका जो अंत हो रहा है वो तो आ से हो रहा है, ये तो ई से हो रहा है, ये तो अ से हो रहा है। ठीक है। इसमें आकारांत का इसका मतलब क्या है, अंत में आ से आ मतलब आ स्वर होगा। ठीक है। चढ़ता, बड़ा, घोड़ा जैसे शब्दों का प्रधानता है। स्वर लोप हो जाता है। स्वर के प्रारंभ में स्वर का लोप, इकट्ठा का कट्ठा, ज्यादा का ज्यादा का यादा। हम जल्दी जल्दी बोल नहीं जाते जैसे स्टेशन का सटेशन, इस हटाया हमने। द्वित्वीकरण व्यंजनों का दोहराव, छिप गया, छिपी गया, बाप, बापू, नल। न और ल परिवर्तन जैसे न का अणा और ल का अणा। मानस का मानस, बालक का बालक का। ठीक है। आगे देखते हैं बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। इसके क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र जो है वो है झांसी, जालौन। ठीक है। कन्नौज, कानपुर, रोहतक, हिसार। बुंदेली ध्वनि की बात करें तो व की जगह म का उच्चारण होता है, क की जगह घ का, च की जगह स का। बबूल का बमूरा, सोच का सांस। बुंदेली लोप, आप देख सकते हैं। आगे देखें तो बुंदेली लोप स्वतंत्र ह ध्वनि का लोप चाहत का चौथ हो जाता है। कन्नौजी उकारांत जैसे रामू, कानू, घेरू, ह का लोप जाहि जा हो जाता है। हरियाणी का देखें तो न को कण बोला जाता है, अपना का अपना, पानी का पानी। अब देखिए यहाँ पर आपकी यूनिट 2 समाप्त हो चुकी है पूर्ण रूप से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब ठीक इसी तरह यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा जैसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा करनी है। देखिए पहले राजभाषा और राष्ट्रभाषा को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले इसको समझते हैं।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा प्रयुक्ति की दृष्टि से भाषा की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सामान्यतः किसी भी देश की ही राष्ट्रभाषा राजभाषा सेम होती है। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, पाकिस्तान में उर्दू, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक पहली बात तो विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। यहाँ पर एक भाषा को राष्ट्रभाषा यदि बना दिया जाएगा तो बाकी भाषाओं के साथ मेरे हिसाब से अन्याय हो। तो ठीक इसी तरह कई प्रावधान राजभाषा हिंदी को लेकर हुए, राष्ट्रभाषा को लेकर हुए, तो समझते आए। देखिए, राष्ट्रभाषा जिसे किसी राष्ट्र के निवासी जीवन के सभी संदर्भों और स्वाभाविक रूप से प्रयोग में लाते हो। मतलब सभी लोग बोलते हो, अधिकतम से नहीं, मतलब अधिकतम से भी ज्यादा लोग प्रयोग में लाते हैं। राजभाषा, इसका प्रयोग सरकारी काम काज के लिए किया जाता हो। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार अनौपचारिक, गैर पारिभाषिक तथा अनिश्चित होता है। भिन्न भिन्न स्थान के लोग एक ही वस्तु के लिए भिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही शब्द का अपनी संस्कृति के अनुरूप उच्चारण परिवर्तन कर सकते हैं। और लेकिन राजभाषा में ऐसा नहीं। राजभाषा का शब्द भंडार पारिभाषिक, औपचारिक और निश्चयात्मक होता है, क्योंकि ये कामकाज की भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है। तो स्वाभाविक है कि औपचारिक होगी, अनौपचारिक नहीं होगी। किसी भी देश का सांस्कृतिक जीवन राष्ट्रभाषा में ही व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए त्योहारों, धार्मिक स्थलों तथा हाट बाजारों में जहाँ देश की आत्मा बोलती है, राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और राजभाषा के साथ क्या सीन है कि किसी भी देश का सांस्कृतिक जीवन राजभाषा में नहीं व्यक्त होता। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र राष्ट्रभाषा के प्रयोग में आत्मनिष्ठता, मतलब सब्जेक्टिविटी की संभावना हमेशा होती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आत्मनिष्ठ और दो शब्द होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। आत्मनिष्ठा का मतलब है वह चीज जिसमें हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं या अपने अनुसार उस चीज में फेरवेर कर सकते हैं। लेकिन सब ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता ऐसी चीज है जो फिक्स है, किसी तथ्य को ले लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समझे, जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ये तथ्य है पूरा, तो ये ऑब्जेक्टिव बात है। ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी कहाँ से आएंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा चेन्नई क्यों नहीं है? चेन्नई होनी चाहिए मेरे अनुसार, मतलब किसी के भी अनुसार यदि बोले चेन्नई होनी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए? अब उसमें वो उसके फैक्ट रखेगा, लॉजिक रखेगा, भाई चेन्नई में ये है। तो वो एक जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वो सब्जेक्टिविटी का निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें आपकी राय निकल रही है। ठीक इसी प्रकार जो राष्ट्रभाषा है वो उसमें कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठता दिखती है और राजभाषा में ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता नजर में आती है। आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग साहित्यिक भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन राजभाषा का प्रयोग साहित्य काव्य भाषा में नहीं होता है। राष्ट्रभाषा कभी भी विदेश भाषा में नहीं होती है, विदेशी भाषा में नहीं होती है, वह राष्ट्र की अपनी भाषा ही होती है। लेकिन राजभाषा कोई यदि बात करें तो विदेशी भाषा हो सकती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय शासन की भाषा अंग्रेजी थी। और देखते हैं कि राष्ट्रभाषा में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, अर्थात समय के साथ साथ ये भाषा बदलती है। सरकारी आदेश से इस भाषा को नहीं बदला जा सकता। और राजभाषा में कोई भी परिवर्तन ऊपर से थोपा जा सकता है, क्योंकि सरकारी भाषा है। ठीक है, सरकारी आदेश से चलती है। ठीक, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब एक एक करके इन भाषा को समझते हैं, इनकी महत्वता को समझते हैं, विशेषताओं को समझते हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, यदि राष्ट्रभाषा के अर्थ को समझे तो राष्ट्रभाषा का अर्थ संवाद, संपर्क और विचारों के आदान प्रदान की भाषा से है। इसके विचार के विभिन्न चरणों को नीचे समझाया गया है। यदि पहले देखें तो हिंदी की विशेषता, कसौटियां। आखिरकार हिंदी में ऐसी क्या कसौटियां, या वरना हिंदी को छोड़ देते हैं, किसी भी भाषा में ऐसी क्या कसौटियां होनी चाहिए जिसके कारण वह राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? कि उसमें बहुसंख्यक आबादी प्रयोग करे उसे, वह संपर्क स्थापित करे, वह व्यापक शब्द भंडार रखे अपने अंदर, अर्थात अन्य भाषाओं को के शब्दों को भी अपने अंदर समाहित कर ले, सरल व्याकरण हो, वैज्ञानिक लिपि हो, साहित्यिक रचना हो। ठीक है, इन बिंदु को आप जरूर लिखिए कि आखिरकार क्या कसौटियां है किसी भाषा में राष्ट्रीय भाषा होने की। आगे आते हैं। अब ऐतिहासिक विकास के चरण। 1857 के आंदोलन के दौरान की स्थिति यदि हम समझे तो 1857 के स्वतंत्रता के दौरान एक हमें कमी महसूस हुई कि हमारे पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक कोई समग्र भाषा नहीं थी, एक कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी जो सभी को जोड़ सके। एक ये कमी हमें खल की। एक दूसरा, शासकीय स्तर पर यदि देखें संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी को स्वीकृति कम मिलती है, लेकिन हिंदी को जो है अधिक आप देखेंगे जन स्वीकृति ज्यादा मिली, क्योंकि इसकी हमारे भारत में 30 to 40% ऐसी आबादी जो हिंदी का प्रयोग कर रही है।
आगे देखते हैं कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन 19वीं सदी में हिंदी समर्थन में विभिन्न समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1826 में जो वंगदूत पत्रिका जो उनकी थी, उसमें उन्होंने हिंदी के पठन पाठन पर अधिक बल दिया। और यदि बात करें तो प्रताप नारायण जो मिश्र थे, उन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, मतलब हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है। आगे देखें तो केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने 1873 में बंगाल से सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इनके समर्थन में बंकिम चंद्र चटर्जी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान भी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अपने भाषण में, अपने ग्रंथ में हिंदी का प्रयोग शुरू किया। अन्य समर्थन की बात करें तो नवीन चंद्र राय और भूदेव मुखर्जी ने हिंदी के पक्ष में विचार अपनी साझा किए। आगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अब देखिए 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जोर दिया कि यहाँ पर एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो उन्होंने हिंदी पर जोर दिया शुरुआत में आरंभिक रूप में, लेकिन आगे चलकर हिंदुस्तानी पर जोर दिया, लेकिन प्रारंभिक रूप में हिंदी पर जोर दिया कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। 1924 में अहिंदी भाषी प्रांतों में ही भी हिंदी का प्रचार शुरू हुआ और अधिवेशनों में हिंदी का प्रयोग अ, होने लगा, ये उसकी मांग उठी। महत्वपूर्ण संस्थाएं और समितियां देखिए तो हिंदी को व्यवस्थित रूप से देने के लिए कई संस्थाओं का गठन हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा हो 1893 में, हिंदी लिपि और साहित्य को संरक्षण के लिए थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हो 1936 में। ठीक इसी प्रकार यदि पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो प्रथम प्रमुख रूप से पत्र पत्रिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, जिसमें से नवजीवन हो गांधी जी की, नागरिक प्रचारणी पत्रिका हो या हिंदी केसरी हो माधवराव सप्रे, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि इसको राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया जाए। हालांकि नहीं बन पाई, बहुत विवाद रहे उसमें अपने ही, आप ये सब जानते होंगे, पूरी उम्मीद है। अब राजभाषा समझते हैं। हालांकि हिंदी अभी राजभाषा, अब इसमें क्या क्या प्रमुख बात है देखिए। भाग 17 में 343 से 351 में ये उल्लेख है कि भैया हिंदी क्या होगी, एक राजभाषा होगी। और भी अन्य क्षेत्र हैं, इसे मैंने यहाँ पर डायग्राम सही समझाने का प्रयास किया है, आप समझिए। संसद की भाषा अनुच्छेद 120 में जो भाग 5 में आता है, इसमें बात करें कि संसद की भाषा क्या होगी, राज्य विधानमंडलों की भाषा क्या होगी अनुच्छेद 210 के तहत जो भाग 6 में है, केंद्र सरकार की भाषा क्या होगी अनुच्छेद 343 से 44, राज्य सरकार की भाषा क्या होगी अनुच्छेद 345 से 47, 80 मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी अनुच्छेद 348 से 49। कुछ अन्य निर्देश भी हैं अनुच्छेद 350 और 51 में जो भाषा संबंधी हैं। अब एक एक करके इन सभी को अच्छे से समझते हैं। देखिए केंद्र के स्तर पर समझते हैं, जिसमें संसद की भाषा अनुच्छेद 120 जो 5 भाग में है, इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति असमर्थ है इन दोनों को बोलने में, तो पीठासीन जो वहाँ का अध्यक्ष होगा, उसकी अनुमति के माध्यम से वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए वो तेलुगु का एमएलए है, ये एमएलए नहीं मतलब कोई लोकसभा का सांसद है, तो उसे मान लीजिए वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में असमर्थ है, तो अपनी तेलुगु या तमिल भाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन किसकी अनुमति से, पीठासीन की अनुमति से। और आगे भी कुछ था कि 15 वर्ष के बाद जो अंग्रेजी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी, तो इन्होंने आगे निश्चित कर रखा थी जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो आगे 15 वर्ष बाद मतलब 1965 की बात की जा रही है, 1965 में जो अंग्रेजी भाषा है ये स्वतः ही लोप हो जाएगा, अंग्रेजी अपने आप ही निकल लेगी कि अंग्रेजी का प्रयोग ही नहीं होगा। आगे देखते केंद्र सरकार की भाषा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अनुच्छेद 343 जिसमें भाग जो 17 में है, संघ की भाषा, संघ की राजभाषा को क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकीय स्वरूप क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय अंकीय स्वरूप का यूज होगा 1 2 3, क्योंकि हिंदी जो है हिंदी स्वरूप बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को समझने के लिए, तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्यतः। और इसमें भी लिखा है कि 15 वर्ष के बाद स्वतः ही लोप हो जाएगा अंग्रेजी का। आगे देखते हैं अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग, 5 से 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग का गठन होगा, जिसमें हिंदी के विस्तार संबंधी आयोग अनुशंसाओं की समिति बनेगी, और ये समिति क्या करेगी, जो राजभाषा आयोग है उसकी जांच करेगी, उसकी देखरेख करेगी कि ये किस प्रकार से अपना कार्य संभाल रही है, और ये रिपोर्ट किसको किसको देगी, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को लागू करेगी या देगी। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य के स्तर।
राज्य विधानमंडलों की भाषा अनुच्छेद 210 जो भाग 6 में है। राज्य विधानमंडलों का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में या राजभाषा या राजभाषाओं में होगा। हिंदी या अंग्रेजी में असमर्थ होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मातृभाषा में बोलने की अनुमति है। 15 वर्ष पश्चात स्वतः लोप हो जाएगा। आगे देखते हैं तो राज्य सरकारों की भाषा, इसका क्या अर्थ है? इसमें यदि बात करें तो अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों में विधि निर्माण में हिंदी या किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति, अन्यथा अंग्रेज की स्थिति यथावत रहेगी। मतलब अंग्रेजी तो है ही, लेकिन अन्य भाषा की में यदि चर्चा करनी है तो अनुमति लेनी पड़ेगी विधानमंडल के पीठासीन की। अनुच्छेद 346 में बात करें तो संघ द्वारा निर्धारित भाषा से केंद्र राज्य संवाद तथा राज्य राज्य संवाद होगा। एक से अधिक राज्यों की सहमति से हिंदी को भी संवाद का माध्यम बनाना संभव है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंदी। अनुच्छेद 347 में राज्य की जनसंख्या से के पर्याप्त भाग लगभग 30% की लोकप्रिय मांग के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उस भाषा के उपयोग की मान्यता होगी। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य की जो मातृभाषा है उसको वहां की मतलब राजभाषा या घोषित करना है, तो यदि वहां की जनसंख्या का 30% या मतलब अधिकतम प्रतिशत अनुमति देता है तो वहां की जो भाषा है वह उसे घोषित कर दिया जाएगा राजभाषा। ये राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। वैसे आगे देखते हैं न्यायपालिका के स्तर पर। अनुच्छेद 348, जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना हो तब तक उच्चतम न्यायालय एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की सही भाषा मतलब एचसी हाई कोर्ट कार्यवाही अंग्रेजी में ही होती रहेगी। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सभी विधेयक, प्रस्तावित संशोधन, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय और उपबंधियां अंग्रेजी में होंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्रवाई से के लिए हिंदी या अन्य भाषा की अधिकृति कर सकेगा। अनुच्छेद 349, संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक, संशोधन पारित करना चाहती है तो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति राष्ट्रपति लेनी पड़ेगी। आवश्यक है मतलब, ठीक है। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आधार पर निर्णय देगा, जो अभी ऊपर बात चर्चा करी मैंने। अब अन्य निर्देश में क्या है? अनुच्छेद 350 के तहत यदि बात करें, 350 में क्या है? अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की सुविधा, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के हित हेतु राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की क्षमा चाहूंगा नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 351, सामासिक संस्कृति के अनुरूप हिंदी भाषा का प्रसार व विकास होगा। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने हेतु अन्य भाषाओं, मुख्यतः संस्कृत गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द, पद, बोलियां या शैलियों का आत्मसात करना होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर राजभाषा का टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं इस विषय पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ज्ञान विज्ञान के माध्यम में भाषा के रूप में हिंदी क्या कर रही है। आगे देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो इतना नहीं अपने आप को विस्तृत कर पाए, लेकिन कितना कर पाए ये भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अभी तक कितना है? देखिए, ज्ञान विज्ञान को सहज एवं गहन दोनों रूपों में अभिव्यक्त एवं संप्रेषित करने की संभावनाओं को समेटे हिंदी में वैज्ञानिक लेखन की परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी है। इसी क्रम में वैज्ञानिक लेखन हेतु जरूरी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही कुछ अन्य प्रयास भी किए गए हैं जो निम्नानुसार है। यदि बात करें तो 1810 में लल्लू लाल जी द्वारा संग्रहित 3500 शब्दों की शब्दावली, जिसमें हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली को फारसी एवं अंग्रेजी प्रतिरूपों के साथ प्रस्तुत किया गया। विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें हिंदी में तैयार करने का कार्य पंडित लक्ष्मी रतन मिश्र ने किया। इन्होंने गणित, गति विज्ञान, प्राकृत, भूमिका, भूगोल, पदार्थ विज्ञान आदि विषयों पर लेखन कार्य किया। 19वीं सदी में नवजागरण के क्रम में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, काशी नागरी प्रचारणी सभा, विज्ञान परिषद इलाहाबाद और गुरुकुल कांगड़ी क्षमा चाहूंगा कांगड़ी जैसी संस्थाओं ने हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को विस्तार दिया। आगे देखते हैं। भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन लेखकों एवं संपादकों जैसे बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के साथ वैज्ञानिक अभिव्यक्तियों पर भी ध्यान दिया। 1913 में
इलाहाबाद में स्थापित विज्ञान परिषद ने विज्ञान पत्रिका के माध्यम से वैज्ञानिक लेखन के लिए आयाम खोले। डॉक्टर रघुवीर ने 1943 या 46 के दौरान हिंदी, तमिल, बांग्ला व कन्नड़ इन 4 लिपियों में तकनीकी शब्दकोश प्रकाशित भी किए। मातृभाषा मराठी होते हुए भी गुणाकर मुले ने हिंदी में विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाने हेतु विभिन्न रचनाएं रची, जिनमें ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, कंप्यूटर क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि सब वैज्ञानिक रचनाएं हैं, वो भी हिंदी में। बहुत बड़ी बात है, गुणाकर मुले जी की रचना है ये। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर ने होयल नार्लिकर सिद्धांत तथा वोयरस धूमकेतु ब्रह्मांड क्षमा चाहूंगा ब्रह्मांड की यात्रा जैसी रचनाओं के माध्यम से विज्ञान को हिंदी में लोकप्रिय बनाने का कार्य भी किया। अब आती प्रमुख चीजें हमारे सामने। ये तो हमने देख लिया किन किन की क्या रचनाएं थी, लेकिन अनुदित मौलिक रचनाएं हमारे लिए बहुत मुख्य हो जाती हैं। ये देखिए तो इसमें डॉक्टर सत्य प्रकाश जी की रचना है प्राचीन भारत में रसायन का विकास, पूरी एक वैज्ञानिक रचना है। डॉक्टर गोरख प्रसाद की रचना भारतीय ज्योतिष का इतिहास। डॉक्टर ब्रजमोहन की रचना ठोस ज्यामिति। डॉक्टर निहालकरण सेठी चुंबकत्व और विद्युत। डॉक्टर रामचरण मेहरोत्रा भौतिक रसायन के रूपरेखा। क्या आपको सभी नाम याद करना जरूरी है? देखिए सभी होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से 3 तो आप रट ही लीजिएगा ताकि आप अपने उत्तर में कम से कम कंटेंट अच्छा प्रस्तुत कर सके। डॉक्टर सेठी व डॉक्टर केलाचंद्र निगम जी की रचना रासायनिक गणनाएं। डॉक्टर विजेंद्र रामकृष्ण शास्त्री जी की रचना पृष्ठ रसायन। डॉक्टर झम्मन लाल शर्मा जी की रचना गति विज्ञान 2। ओम प्रकाश वर्मा जी की रचना चिरसम्मत यांत्रिकी। देखिए यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखा है एक बैलेंस, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम डायरेक्ट आगे यूनिट 4 पर। यहाँ पर हमारी यूनिट 3 खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 4 जो बहुत छोटी सी, इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे इतनी छोटी सी क्यों है, 3 पेज की, लेकिन कंटेंट मैटर करता है यहाँ पर विषय पर। अब विषय ही ये इतना मतलब नॉर्मल सा है, इसे आप बना बना कर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है इसे, तो पढ़ते हैं फिर। पहला हमारे सामने आती है प्रिंट मीडिया का स्वरूप और भाषाई परिवर्तन। देखिए प्रिंट मीडिया क्या है, जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, टंकित हो रहा है। टंकित क्या हो रहा है? अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, यही है मेन, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। इसमें हिंदी का क्या महत्व है? प्रिंट मीडिया हिंदी के परिमार्जन और विस्तार की पहली प्रयोगशाला है। यदि बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन, आप इसमें लिख दीजिएगा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे जाकर किसी और रचनाकार ने लिख दिया था कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो निबंध की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। मतलब इस प्रकार से आगे चाटुकारिता चलती रही। खैर मतलब हमें कोटेशन का प्रयोग करना है, तो इस कोटेशन का प्रयोग कर लीजिएगा आप। इसमें अब इसमें क्या महत्व, देखिए यहाँ पर निबंध के महत्व पर चर्चा करें कि निबंध किस प्रकार से महत्व रहा है एक गद्य में। आप यदि देखते होंगे जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं या अखबार आता है, उसमें मुख्य रूप से क्या लिखा रहता है? निबंध निबंध ही तो लिखा रहता है, और लोग उसे बड़ी रुचि से पढ़ते भी। आज के दौर में समाचार पत्रों की भाषा ने इस कसौटी को जनता की समझ से जोड़ दिया है कि यदि इसकी विशेषता की बात करें तो इंग्लिश का प्रभुत्व हो गया इसमें। डेकलोग, कैबिनेट, वर्कशॉप जैसे शब्द का प्रयोग होता है। लघु कलेवर, पहले के भारी भरकम वाक्यों के स्थान पर अब छोटे छोटे मारक क्षमा चाहूंगा मानक है, मानक वाक्य लिखे जाते हैं। आंचलिकता, प्रमुख समाचार पत्र अब स्थानीय संस्करणों में क्षेत्रीय बोलियों भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी के शब्दों का प्रयोग होने लग गया है। प्रमुख समाचार पत्र की बात करें जिसमें दैनिक जागरण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर प्रमुख है। ये हो गया आपका मुद्रित रूप से मतलब प्रिंट मीडिया। अब सोशल मीडिया में हिंदी की क्या भूमिका है? सोशल मीडिया ने हिंदी के साहित्यिक व्याकरण को तोड़कर अभिव्यक्ति के व्याकरण को जन्म दिया। यहाँ भाषा की शुद्धता से महत्वपूर्ण से अधिक महत्व संवाद का है। डिजिटल माध्यमों का प्रभाव देखें तो माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर मतलब एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सूत्र शैली को पुनर्जीवित किया। कीबोर्ड और लिपि यदि बात करें तो यूनिकोड में टाइपिंग आसान हुई, लेकिन रोमन लिपि में हिंदी लिखने का चलन एक बड़े अवसर और संकट दोनों के रूप में उभरा।
आगे देखें तो प्रमुख प्लेटफॉर्म इसमें लल्लन टॉप है, आप देखते भी होंगे यूट्यूब पर। एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है जिसमें समसामयिक घटनाओं के बारे में बड़ी ही रुचि, बड़ी शानदार तरीके से प्रस्तुति दी जाती है। कविता कोश और रेखता जैसे युवाओं के बीच साहित्य, हिंदी को शायरी कूल बनाया गया। और इसमें हिंदवी का भी आप नाम ऐड कर लीजिएगा ना। हिंदवी एक प्रमुख एक हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है, जिसमें प्रमुख प्रमुख रचनाएं बार बार मतलब अपलोड होती ही रहती है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिसमें टीवी, रेडियो वगैरह आ जाते हैं। तो यदि बात करें इसमें एनडीटीवी इंडिया हो गया, एफएम रेडियो हो गया, पॉडकास्ट हो गया। अब इसमें कुछ-कुछ प्रमुख मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, आप अवश्य इन्हें पढ़कर लिखिए। जैसे एनडीटीवी इंडिया में रवीश कुमार ने बागों में बहार है जैसे प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक टिप्पणी में हिंदी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। ये क्या है, एक प्रकार का लोकोक्ति ही तो है, मुहावरे ही तो है। एफएम रेडियो जिसमें आरजे की भाषा हिंग्लिश का चरम, जैसे जहाँ नमस्कार की जगह पर व्हाट्सएप का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंग्लिश आधुनिकीकरण का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि हम अपनी भाषा में विदेशी भाषा को ऐड करते जा रहे हैं, जो कई स्तर पर सही नहीं है। पॉडकास्ट नीलेश मिश्रा की कहानियों ने हिंदी को फिर से गांव और शहर के भावों से जोड़ा। सिनेमा हिंदी का वैश्विक राजदूत, हिंदी सिनेमा की भाषा वास्तव में हिंदुस्तानी है। सिनेमा ने हिंदी को वह विस्तार दिया है जो अकादमी संस्थाओं भी नहीं दे पाए, जैसे गुलजार, अनुराग कश्यप और सत्यजीत रे ने जैसे निर्देशकों ने सिनेमाई भाषा को काव्यात्मकता से लेकर रो आंचलिकता का तक का विस्तार दिया। आज की फिल्मों के नाम यदि बात करें तो जवान, दंगल, पिंक सीधे सीधे तौर पर जनता से जुड़ते हैं और गीतों की जनभाषा से जोड़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ प्रमुख गीत भी लिख सकते हैं, कुछ प्रमुख डायलॉग भी लिख सकते हैं। अब ये चीजें ऐसी है ना, मैंने इसे इसलिए विस्तृत रूप नहीं दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी सिनेमा देखते हैं, आप सभी अखबार वगैरह पढ़ते हैं, आप सभी टीवी देखते हैं, तो ये सभी ऐसी चीजें जो आप स्वतः ही लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसे विस्तृत रूप नहीं दिया है क्योंकि आपको बूझना है। आप अवश्य ही जो सिनेमा वाले इस टॉपिक में से कुछ डायलॉग, प्रमुख डायलॉग हिंदी के हों, अंग्रेजी के नहीं, प्रमुख संगीत जो हिंदी के हों, वो अवश्य लिखना ना भूलें। आगे देखते हैं। यदि इसमें देखें तो निष्कर्ष आते हैं। निष्कर्ष में हिंदी का नवीन स्वरूप शुद्धता के आग्रह से ही नहीं, बल्कि ज़रूरत के आग्रह से संचालित है। ये डॉक्टर नामवर सिंह की कोटेशन, इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। भाषा वही जीवित रहती है जो आम आदमी के होठों तक थिरक सके। जी, प्रमुख बात कही है उन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह ने। आज की हिंदी जीती जागती हिंदुस्तानी है, जो डिजिटल शब्दावली और अपनी साहित्यिक जड़ों के बीच संतुलन बना रही है। सांख्यिकी तथ्य देखें तो इंटरनेट पर हिंदी की विकास दर अंग्रेजी से कहीं अधिक है और विश्व में तीसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का साख मजबूत हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से इस पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करा। तो ये था हिंदी भाषा का स्वरूप, संरचना एवं इतिहास। पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए और इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उसके माध्यम से जुड़े और इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।